के रण क्षेत्र आपके साथ में हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पल पल की अपडेट आपका न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजकीय रण क्षेत्र के जरिए जो अभी की सबसे बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी है, जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है ममता दीदी को जीत की बधाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी मदद करेंगे, बंगाल की हर संभव मदद की जाएगी। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ चुका है। 5 राज्यों के बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आपको बता दें ट्वीट करके बधाई दी है ममता बनर्जी को, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल की पूरी मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है, आपको बताते चले जब ममता बनर्जी का इससे पहले बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अगर पूरे देश को फ्री वैक्सीन नहीं दी जाएगी तो वो आंदोलन करेंगी। और इस पूरे बयान के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल का साथ देने का जिक्र कर दिया है। ट्वीट करके आपको बता चले प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि वो पूरी तरीके से बंगाल की हर संभव मदद करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल की हर संभव मदद जारी रखेंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री का। तो आपको बताते चले बंगाल में खेला हो चुका है, खास करके अगर नंदीग्राम की बात करें, उतार चढ़ाव सुबह से ही जारी था। 8 बजे से आपको बताते चले जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई थी तभी से आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। 7000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। और इसके साथ ही दोपहर होते होते समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। ममता बनर्जी लीड करने लगी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ना ही ममता बनर्जी ने सोचा था और ना ही आपको बता चले शुभेंदु अधिकारी ने। कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला हो चुका है पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, ये कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। रुझानों में भले ही अभी भी टीएमसी डबल सेंचुरी बनाए हुए है, इसका मतलब आपको बताते चले 200 पर टीएमसी सीट पर कायम है। रुझान है ये, लेकिन परिणाम क्या होंगे अभी काउंटिंग जारी है और वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी 77 सीटों पर बनी हुई है। ये रुझान है जो आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री के साथ साथ राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दे दी है ममता बनर्जी को। कैलाश विजयवर्गीय ने भी बधाई दी टीएमसी की जीत पर। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हार नंदीग्राम में हुई है। उन्हीं के आपको पता चले कभी जिनके साथ चुनावी मैदान में उतरती थी शुभेंदु अधिकारी के सामने, वो प्रतिद्वंदी थी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की, उनके सामने चुनावी मैदान में उतरी थी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपका चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग कर रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नंदीग्राम में दोबारा से चुनाव होने चाहिए, दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खेला जरूर बीजेपी ने कर दिया है, लेकिन एक बड़ा खेला जिस तरीके से हुआ है, बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 1200 वोटों के साथ खबर सामने आई थी कि 1200 वोटों के साथ ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, जिससे आपको बता चले राजनीतिक गलियारों में पश्चिम बंगाल की भूचाल ला दिया। नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। 10 साल से पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज है। पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया और 10 साल से वो शासन में बनी हुई हैं। लेकिन इस सब के बाद जिस तरीके से नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी हैं, तो बड़ा सवालिया निशान यहां पर खड़ा हो चुका है कि किस तरीके से सूबे की मुख्यमंत्री अपना जो क्षेत्र था उनका भवानीपुर, उसे छोड़कर वो नंदीग्राम से आई थी शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए। लेकिन बड़ा खेला शुभेंदु अधिकारी की तरफ से हुआ। आपको बता चले ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 1953 वोटों से हरा दिया है। तो बड़ी खबर आपका चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट से अवगत हम करा रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल में रुझानों में अभी भी टीएमसी आगे चल रही है, 200 पार टीएमसी चल रही है। और अगर बीजेपी की बात करें तो 77 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बड़ा खेला हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच सारी विपक्षी पार्टियों ने आपको बताते चले ममता बनर्जी को जीत की बधाई दे दी थी, जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की थी। विपक्षी पार्टियों में बात करें तो अखिलेश यादव के साथ साथ शरद पवार, संजय राउत ने बधाई दी थी।
तो बड़ा खेला यहाँ पर हो चुका है। जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता अब ये मांग कर रहे हैं कि दोबारा मतगणना होनी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच आपको बताते चले ममता बनर्जी ने खुद पीसी करके ये कहा कि नंदीग्राम में जो हुआ वो भूल जाना चाहिए। कम से कम टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता ने प्यार दिया है और उसे याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद अब ममता बनर्जी को बधाई दे दी है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए दीपचंद राठौर कांग्रेस के नेता है, विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हसन जी हैं टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं विमल जी आपके पास आना चाहूंगी। नंदीग्राम से जीत चुकी है ममता बनर्जी, हार चुकी है, माफ करेगा, ममता बनर्जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता देना चाहूँगा कि ममता बनर्जी अपने आप को जो है बंगाल की बेटी कहती हैं। बंगाल के लोगों ने उनको अच्छा प्यार दिया, एक अच्छा आशीर्वाद दिया, लेकिन वो भूल चुकी हैं कि नंदीग्राम का बेटा भी शुभेंदु अधिकारी है और उनके परिवार से अगर देखा जाए तो राजनीति उनके परिवार से नंदीग्राम में अगर हावी राजनीति देखी जाए तो शुभेंदु अधिकारी के परिवारजनों की रही है। तो ममता बनर्जी इस चीज़ को भूल चुकी थी। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए, मैं आर्या न्यूज़ के जरिए जो भी हमारे टीएमसी के नेता हैं और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आपको जीत मुबारक हो। क्या हमसे गलती हुई उसकी हम जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो है समीक्षा बैठक की जाएगी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ममता बनर्जी से और जो भी टीएमसी के नेता हैं कि देखिए, विजय हुआ है, विजय उत्सव के चक्कर में आप जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जो फूंक रहे हैं वो बहुत गलत बात है। राजनीति करिए। राजनीति ये नहीं कहता है कि आप जीत गए तो जो है विपक्षी पार्टी जो हार गई है उसका जो हम कार्यालय फूंक दें, उसके लोगों को मारें। जिस तरीके से आपने पहले भी देखा है पल्लवी जी कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 150 से ऊपर कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, हमारे 300 से अधिक जो है कार्यकर्ता जो है घायल हैं। तो मैं जितने भी टीएमसी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे और जो भी नेता आर्या न्यूज़ को देख रहे हैं, और मैं मैं टीएमसी की सुप्रीमो से कहना चाहूँगा ममता बनर्जी से कि देखिए, जीत हार लगी रहती है, लेकिन आप जो इस तरीके से आपके नेता और आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो हाल किया जा रहा है, आज जो है रिजल्ट आया है और रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन आप जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय जो है हुगली में आपने फुकवा दिया। वो बहुत निंदनीय है और ये बहुत निंदनीय घटना है, और जो भी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है आपको स्वयं आगे आकर जो है उस कार्यकर्ताओं के ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हसन जी जवाब दीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक हसन साहब? लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है हसन साहब तक। एक बार पीसीआर न्यूज रूम प्लीज चेक कर लीजिए, हसन साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपचंद राठौर जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दीपचंद्र जी, शून्य पर सिमट गई आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में। पल्लवी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि हमने अपना चुनाव प्रचार माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा। जनता जनार्दन है, जनता का के फैसलों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल के अंदर पिछली बार हमारी 44 सीटें थी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बड़ी शालीनता अनुशासन से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि एक एक कार्यकर्ता हमारा नेता है, एक एक नेता अपने आप को राहुल गांधी समझे। ये रणनीति थी हमारी रणनीति डोर टू डोर जाना, और उस पर हमने फोकस भी किया। हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की, हमने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर हमने काम किया। परंतु भाजपा के लिए देश की सत्ता का लालच सर्वप्रिय है, लेकिन कांग्रेस के लिए देश सर्वप्रिय है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने बंगाल में अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया था। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री चुनाव की रैलियों को संबोधित करते हैं और इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उस देश में चल रही महामारी का अंदाजा ही नहीं लगता और देश में करोड़ों लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 21 रैलियां करी और बीजेपी के चाणक्य कहने वालों ने, अमित शाह जी ने कम से कम 30+ रैलियां करी। आज देश में जो स्थिति बनी हुई है
उसकी एकमात्र जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को दरकिनार कर आपदा में अवसर तो ढूंढने का कांग्रेस काम शून्य करा। पर सिमट गई क्या? इसकी भी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है? ये भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस शून्य पर है, आप लोग एक, क्या वजह है ऐसी दीपचंद्र जी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो आपका आंकड़ा सिर्फ शून्य रहता है? नहीं, मैंने आपको बताया ना पल्लवी जी की हमारी जो रणनीति थी वो शून्य कि आने की। हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करी। हमने मतलब जनता के हित की बात के लिए हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करी ताकि हमारी इस महामारी से हम बचा जा सके। कांग्रेस ही वो एकमात्र पार्टी है जो चुनाव आयोग के सामने इस बात को रखने गई थी कि बंगाल के चुनाव को कम से कम चरणों में किया जाए ताकि कोरोना अपना पैर ना पसार सके। लेकिन उसके आज हालात विमल जी, मैं इसका जवाब आपसे चाहती हूँ। दीपचंद जी कहना चाहते हैं कि क्योंकि कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है देश में, इसको देखते हुए बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस ने नहीं की। प्रियंका गांधी वाड्रा को शायद असम में जब वो गई थी तब वो भूल चुके हैं। मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इनको यही बताना चाह रहा था कि प्रियंका गांधी ने लगभग जो है 5-7 सभाएं की हैं। उसके साथ साथ चाय के बागानों में जाकर उन्होंने चाय तोड़ते हुए, चाय की पत्ती तोड़ते हुए उन्होंने फोटो भी खिंचवाया है। इसके वो भी उस समय बिना मास्क के थे। सुन लीजिए दीपचंद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। पूरी मशीनरी आपकी वहाँ पे बंगाल में चली गई थी। नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। पूरी बात यही तो गलत है ना कि बीच में टोका टोकी करते हैं तो गलत बात है। आपके बीच में मैं टोका टोकी नहीं कर रहा था, सुन लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जी जो है बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पे जो है चाय की पत्तियां तोड़ रही थी लोगों के साथ। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे जहां तक पता है कि महाराष्ट्र में जो है इनकी सरकार है, मतलब इनके मिली जुली सरकार है। इसके साथ साथ देखा जाए तो राजस्थान में आपकी सरकार है। वहां पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं आप? वहां पे आप विफल हैं। अगर देखा जाए तो चाहे प्रथम चरण का कोरोना हो या सेकंड चरण का कोरोना हो, आप उस समय भी जो है प्रथम चरण के कोरोना में भी आप विफल रहे, दूसरे चरण में कोरोना में विफल रहे आप। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए ये पूरा जो है ये महामारी जो है वो पूरे भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है, और इसके लिए बस यही है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय हमारा लास्ट 29 तारीख को जो 8वां चरण था बंगाल में, उससे लगभग 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑथेंटिक पेज से डाला गया है कि हम जो है कोई भी जनसभा करेंगे तो 500 से ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी, और जनसभा में सब लोग मास्क पहन के आएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। आप वीडियो उठा के देख लीजिए। माननीय मोदी जी ने 3 जो है वर्चुअल रैली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से लेके सजग रही है। और रही बात कि टीएमसी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी जी लगभग 3 मीटिंग में प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर जो है 3 मीटिंग किए। उसमें ममता बनर्जी जी जो है आना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको चुनाव दिख रहा था। जी, बीजेपी को चुनाव नहीं दिखा क्या विमल जी? आप कह रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंग की, वर्चुअल रैलियां की प्रधानमंत्री ने। माननीय प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने रैलियों को स्थगित कर दिया था कोरोना वायरस को देखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री को तब नहीं याद है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना पैर पसारता जा रहा है? पहले तो रैलियां की गई ना, और उसके बाद किस तरीके से स्टार प्रचारकों के, जो आपके स्टार प्रचारक पहुंचे हुए थे पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करने के लिए, योगी आदित्यनाथ से लेकर के मैं सभी दिग्गज नेताओं का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, सभी उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। क्या माना जाए, उस रैली में जितने लोग आए थे, क्यों ना माना जाए कि उनमें भी संक्रमण फैला, उसकी वजह बीजेपी के नेता थे? देखिए चुनाव तो अगर देखा जाए तो बंगाल में था, असम में था, चुनाव तो महाराष्ट्र में नहीं था ना। आखिर महाराष्ट्र जो है 1/3 भागों में इतना क्यों आगे जा रहा है कोरोना के? आप देखिए कोरोना में अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है नंबर 1 पे। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं थे। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं, और बिहार में चुनाव थे। कोविड के टाइम पे पहली बार चुनाव बिहार में कराए गए थे, तो उसके बाद आपका कोई नेता कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ था। देखिए मैं आपको बता देना आप चाहता हूं, बताइए, योगी आदित्यनाथ जी हुए थे कोरोना पॉजिटिव? देखिए योगी आदित्यनाथ जी आने के लगभग 5 से 7 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो मुझे कोरोना पॉजिटिव अगर आप बोलेंगे, कोरोना पॉजिटिव अगर आप बोलेंगे, का जो टेस्ट है वही आ रहा है 10 दिन बाद। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप इल्जाम लगा रहे हैं अगर कांग्रेस के ऊपर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों ना माना जाए, जैसा कि टीएमसी लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि कोरोना जो बंगाल में फैला उसकी वजह बीजेपी है, और दीपचंद राठौर जी यही कह रहे हैं, क्यों ना माना जाए कि ऐसा है? देखिए भारतीय आपके दिग्गज नेता ही कोरोना पॉजिटिव है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो अकेले तो जनसभा की नहीं है।
टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी जनसभा किया है, और वहां तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, वहां उन्होंने उचित नहीं समझा कि हाँ भाई कोरोना को लेकर अगर प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं तो बंगाल को लेकर कुछ अच्छी चीजें लाने वाले होंगे, या कोरोना को लेकर जो है बंगाल में कुछ प्रिकॉशन के लिए बात करने वाले होंगे। लेकिन जो है ममता बनर्जी जी ने उस मीटिंग को उचित नहीं समझा। उनके लिए जो है चुनाव ही सिर्फ दिख रहा था, और वो चुनाव के लिए उन्होंने बंगाल की जनता का जो है साथ छोड़ दिया। जी ठीक है, हसन जी हमारे साथ जो, हसन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। हसन जी, नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी हैं, प्रतिक्रिया टिप्पणी? नंदीग्राम में कोई देखिए 1200 कुछ वोटों से तो आपने भी अभी कहा, मैंने भी देखा था, ममता बनर्जी के जीतने की खबर आ गई थी। लेकिन अब क्या खेल हो गया वहाँ, चुनाव आयोग ने क्या खेल किया, ये सोचने का विषय है। और अगर हमारी पार्टी रिकाउंटिंग का अगर मांग कर रही है, ये लोकतांत्रिक जनतांत्रिक मांग है, उसको मानना चाहिए, चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग करानी चाहिए। नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं आप लोग? नंदीग्राम में रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हारते हैं तो माइंडेड जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ जाएगा वो सराहों पे। ठीक है विमल जी, रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है यहाँ पर नंदीग्राम में, खास करके पूरे पश्चिम बंगाल में फिर रिकाउंटिंग की मांग क्यों नहीं की जा रही है? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये शुरू से विपक्षी दल वाले जो हैं इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के ऊपर जो है सवाल उठाते आ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आ रहे हैं। तो मैं इनको पहले ही बोला था, जब मैं सुबह से मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं सुबह से सारे चैनल पर बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो आप देखिए, इलेक्शन कमीशन जो होता है एक अलग संस्था है, वह निष्पक्षता पूर्वक जो है चुनाव कराती है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करिए। आप बहुत पहले भी, आप सभी जो विपक्षी दल के पार्टियों ने जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उस समय ईवीएम को लेकर ये लोग बार बार सवाल खड़ा कर रहे थे। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आइए भाई, आकर और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, उस समय कोई विपक्षी दल का नेता जो है वहां पे नहीं पहुंचा था। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, रिकाउंटिंग को अगर आप चाह रहे हैं रिकाउंटिंग होना, तो आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप मांग कीजिए कि हाँ भाई वहां पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, चैलेंज दीजिए इलेक्शन कमीशन को। ठीक है हसन साहब, पूरे पश्चिम बंगाल में मांग क्यों नहीं रिकाउंटिंग की, सिर्फ नंदीग्राम में क्यों? नंदीग्राम में 1200 वोट से पहले उनको डिक्लेयर कर दिया गया दीदी को। हाँ। जी, और फिर उसके बाद अब 1700 कुछ वोट से उनको हरा, उनके तो इस तरीके से नहीं, गलत जानकारी। 1500 हाँ 1200 कुछ वोट से, ये आपके चैनल ने भी बताया और बहुत चैनल ने दिखाया कि ममता बनर्जी, इसमें कोई दौरा नहीं। मेरा सवाल क्या है आपसे, मेरा सवाल क्या है, अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर आप कह रहे हैं कि पहले उन्हें जीता डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो जीत चुकी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है पूरे पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए है, 200 प्लस सीटों से आगे चल रही है, कई क्षेत्रों में टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर सामने आई है। तो हर जगह कहिए कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, सिर्फ नंदीग्राम क्यों? ये वहाँ के कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको करना चाहिए। जहाँ पर भी उनको लगता है किसी भी कैंडिडेट को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या कहीं गुंजाइश है, तो उनको रिकाउंटिंग की डिमांड करनी चाहिए। विडंबना की स्थिति है। आप यहाँ पर टीएमसी का बचाव कर रहे हैं हसन साहब, या फिर ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी पीसी में आकर के उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि नंदीग्राम में जो हुआ उसे भूल जाइए, टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता ने प्यार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं नंदीग्राम से हारी हूं, आप लोग यानी कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए नंदीग्राम में, आप कह रहे हैं कैंडिडेट अगर असंतुष्ट है तो वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो कैंडिडेट तो ममता बनर्जी है ना, उन्होंने तो मांग ही नहीं की। तो बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पार्टी को हमारी 2/3 से भी ज्यादा माइंडेड दिया है। और जो सुबह बात चल रही थी कि टीएमसी वहां हारेगी, मैं भी चैनल पे था और हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, वो कह रहे थे शाम तक हम जीतेंगे। तो मैं पार्टी की तरफ से पूरे बंगाल की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बाद में कर लीजिएगा हसन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से बचना चाहते हैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है उसकी, जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ वो पीछे रह गई बात, बहुत पीछे रह जाती है। कौन सी बात? और
अगर रिकाउंटिंग नहीं भी हो, अगर ये तो चुनाव अधिकार का कार्य कराता है नहीं कराता है, एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, नहीं तो चुनाव आयोग पर तो आप लोगों को भरोसा ही नहीं है ना। चुनाव आयोग पर तो आप लोगों को भरोसा नहीं। अभी आप ही ने कहा कि पहले वो उनकी जीत डिक्लेयर हो गई थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने खेला किया। अब आप कह रही है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो कराता है नहीं कराता है। आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट ना खुश हो तो वो करा सकता है। कैंडिडेट वहां की ममता बनर्जी ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें प्यार दिया है तो उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने मांग की रिकाउंटिंग की। इसका मतलब कहीं ना कहीं विमल जी अंदरूनी खेमे में ही कलह मची हुई है। देखिए बात यह है ना कि जितने भी इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, सबका कहना यही है कि देखिए ममता बनर्जी जो है एक तानाशाही हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती हैं, हिटलर शाही हैं, वो अपने आप की सुनती हैं। और मैं जैसे देखता हूँ ममता बनर्जी को, मैं भी बंगाल गया था चुनाव में, मैंने देखा था कि ममता बनर्जी का जो अगर रूप देखा जाए तो एक अलग रूप था उनका बात करने का या उनका जनसभा करने का। एक गुस्से में एक आंख बबूला होकर वो जनसभा कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बंगाल की जनता ने आपको जिता दिया। बंगाल की, आप बार बार कहती थी कि बंगाल की बेटी जो है खड़ी है, बंगाल की बेटी को आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो बंगाल की जनता ने आपको जिता दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आप जो है जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है और दूसरी चीज़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जो है जलाया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। इसके लिए जो है ममता बनर्जी को खुद आगे आना चाहिए और जो भी अगर इस तरीके की हरकत किया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दीपचंद राठौर जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की बात करें तो सुपड़ा साफ हो चुका है एक तरीके से देखा जाए कांग्रेस का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राहुल गांधी जी ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाजपा की नीयत खराब है। बंगाल के अंदर वो किसी भी तरह वो सीट को लेना चाहते थे बंगाल में। तो उन्होंने उस टाइम में कहा था कि जब इनका दीपू जो कृष्णेंद्र पोल जब इलेक्शन के साथ पकड़ा गया था ईवीएम मशीन के साथ, जब हमारे राहुल गांधी ने कहा था कि इसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब और लोकतंत्र की हालत खराब। इलेक्शन तो आते जाते हैं विमल जी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज वो समय है कि मानवता का समय है। ये इलेक्शन आज नहीं, 5 साल बाद आप जो बड़ी पार्टी बनकर उभरोगे या कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, वो मान्य नहीं रखता आज की तारीख में। मान्य आज ये रखता है कि जिसके घर से कोई परिवार या किसी का भाई या किसी की बहन जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उससे पूछो क्या दर्द होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा विमल जी, जब टूट जाता है दिल, जब कोई सांस ठहर जाती है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशों के उठने की खबर आती है। इलेक्शन अलग चीज है। अगर ये चाहते माननीय प्रधानमंत्री जी तो इलेक्शन 6 महीने आगे भी ले सकते थे। आज जब देश में डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन विधा लगी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने यूपी के अंदर जैसे आप लोगों ने दीपचंद राठौर जी मांग की, आपने कहा कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा था चुनाव आयोग से भी कि रैलियां हम नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना को काबू में किया जा सके। तो वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग से इस तरीके से कह सकती थी जाकर के कि कोई दिक्कत नहीं है, राज्यपाल वहां पर कर सकता है या फिर कार्यकारी मुख्यमंत्री रह सकता है या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए इस तरीके के कदम नहीं उठाए गए। अब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी सब कुछ कर रही है। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है दीपचंद राठौर की जी आपको कहीं जाना है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। हसन जी, सबसे बड़ा सवाल फिर भी अभी भी वही बना हुआ है, रिकाउंटिंग की मांग आखिर क्यों? देखिए, मैं पहले जवाब देना चाहूंगा, मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी बात का। ठीक है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जितनी रैलियां की गुस्से में की, ठीक है, उनके चेहरे से साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, उनके हाव भाव जो थे वो बहुत ही असरदार थे। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर ये सब कुछ था तो वहां की जनता ने उनको एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ठीक है। और दूसरी बात, वो जो अब जो बता रहे हैं कि वहां पर टीएमसी के लोग दंगा कर रहे हैं, दंगाई हैं, तो इसको रोकने का काम किसका है? इस समय काम क्या टीएमसी का है? अगर कोई सच्चाई तो ये है, ये वो लोग हैं टीएमसी के जो टीएमसी को छोड़ के बीजेपी जिन लोगों ने ज्वाइन की, अब उनको हार मिली है तो वो ही बीजेपी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो मुकामी बीजेपी वाले और कॉरिडोर पे आए हुए बीजेपी वाले जो टीएमसी से आए वो आपस में लड़ रहे हैं। इसमें टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई इस तरह के दंगाई हैं भी तो इस समय जिम्मेदारी किसकी बन रही है, आप बताइएगा?
इस समय क्या हमारी पार्टी की सरकार है? क्या हमारे हाथ में कुछ है वहां का निजाम? सारा निजाम जो है इस समय, सारी पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है विमल जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बताए चलते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजकीय रणक्षेत्र के जरिए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए लोगों को बधाई, ये कहना है राहुल गांधी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो जैसा कि सुबह से हम देख रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार टीएमसी को बधाई दे रही हैं और सब एक सुर होकर के सिर्फ यही, चाहे वो सपा के मुखिया, आपको बताते चले अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, या फिर कोई अन्य विपक्षी दल की जो नेता है वो हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को बधाई। और उसी तर्ज पर चलते हुए राहुल गांधी भी अब सामने आ चुके हैं। तो बताते चले बीजेपी को हराने पर आपको बताते चले टीएमसी को बधाई, है कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर यहाँ पर तंज कसा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि दीदी और दीदी कहते थे प्रधानमंत्री, अब उन्हें पता चल गया कि कौन है दीदी। वैसा ही कुछ आपको बताते चले राहुल गांधी भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। विमल जी, सबसे पहले आप हसन जी के सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद विपक्षी पार्टी किस तरीके से आप हमलावर हैं उसका जवाब। देखिए हसन जी की बातों में बता देना चाहूँगा कि हसन जी आप बात कर रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए उसके बाद उन्होंने ऐसा काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं ना, वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है बंगाल छोड़कर जो है कहीं किसी और राज्य में चले जाएंगे, क्योंकि जो है उन्हें पता है कि लगभग 150 से अधिक जो है हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। वो डर रहे हैं, वो डर कर ऐसा फैसला नहीं लेंगे, वैसा कदम नहीं उठाएंगे। ये कौन है? ये वही है जो बांग्लादेश से घुसपैठी है, दीदी ने बुलाए थे, और जो दीदी ने जिसको संरक्षण दिया है वही वो लोग हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को भी फूका है। और मैं इतना बता देना चाहता हूं कि ये लोग जो है धीरे धीरे जो है मानुस हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी हमला करेंगे। लेकिन एक हाथ जोड़ के निवेदन है और आपसे भी है, जो यहाँ पे टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं, कि ये बात जो है सुप्रीमो के पास जरूर पहुंचाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जो है, देखिए चुनाव जो होता है या मान लीजिए कोई खेल कोई गेम भी होता है तो हार जीत का खेल लगा रहता है, लेकिन इस तरीके का कदम उठाने में बहुत गलत बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभी भी, जिसका जवाब मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास बड़ी खबर आई, विपक्षी पार्टियां लगातार आप पर हमलावर और सीधे तौर पर ये कह रही हैं टीएमसी की तारीफ करते हुए कि अब पता चल गया दीदी कौन है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं ना जो जीरो पे सिमट गए। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने अपना खाता तक नहीं खोला। हम आए थे चुनाव लड़ने के लिए लेफ्ट के साथ में, ना लेफ्ट का खाता खुला ना हमारा खाता खुला। तो उनको आत्ममंथन खुद के बारे में करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी तो खुश है क्योंकि 3 सीट से आज हम जो है लगभग 80 या 90 सीट जो भी हम जीतेंगे, तो हम तो जीत रहे हैं ना, हम तो 3 सीट से हम बढ़त आई है हमारी। आपको आत्ममंथन करना चाहिए। आप कहाँ गए? जीरो पे सिमट गए हैं आप। ठीक है हसन साहब, विमल जी तो इसी में खुश हैं कि कम से कम वो 3 सीट से आगे तो बढ़े। मैं ये चाहूंगा कि पूरे देश में इनकी ये हालत हो जाए तो बेहतर रहेगा। बीजेपी की अगर पूरे देश में इस तरह से अगर ये हालत हो जाए, ये 3 से 90 पे आ जाएं, 300 से 30 पे आ जाएं, अगर पूरे देश में ऐसा ही अगर हो जाए तो कम से कम देश पाक हो जाएगा। जो आज देश जो है कोविड महामारी से जैसी हालत ममता बनर्जी की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया उन्होंने, अगर वैसी होगी तो बड़ा सोचनीय विषय टीएमसी के लिए भी हो जाएगा। बिल्कुल दीदी को राष्ट्रीय राजनीति देखना चाहिए और सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा और दीदी को राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। आपने कहा कि बीजेपी की हालत इस तरीके से हो जाए, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया, टीएमसी को इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी जो रुझान लगातार हमारे सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे भी इनकार टीएमसी नहीं कर सकती है कि नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया है। अब जिस तरीके से नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया है, अगर ऐसी ही हालत आप कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरे देश में हो जाए और ऐसी ही हालत अभी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए 2024 में ममता बनर्जी जाने वाली है, अगर उनकी हो गई फिर? देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी के क्या हालात हैं देश में। आज करीब 3 लाख मौतें हो चुकी हैं, अभी तक किसी
इस बात पे अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। ममता बनर्जी ने भी नहीं बोला। आप मेरे सवाल से बच रहे हैं हसन साहब। आपने मेरे सवाल का अभी तक ये जवाब नहीं दिया कि अगर नंदीग्राम वाली हालत ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के चुनाव जब 2024 में लड़ने जाएंगी तब हो गई, तब क्या होगी? टीएमसी जीती, कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया है और बाकी विधायकों को, जिस मुखिया को नकार दिया और उस पार्टी के बाकी विधायकों को सर माथे बिठा लिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोरोना काल लगातार था और कोरोना वायरस बढ़ता चला गया। मैं सीधा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार श्रीकांत, उनके पास जाऊंगी और उनसे इस चीज को, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पैनी नजर बना रखी थी उन्होंने पश्चिम बंगाल पर। श्रीकांत जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, हसन जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कोरोना वायरस बढ़ा वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से बढ़ा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर श्रीकांत जी ये है, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और वो कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकता था। ममता बनर्जी जब चुनाव चल रहे थे या चुनाव के पहले उन्हें याद नहीं आया कि सार्वजनिक स्थानों को बंद करना चाहिए? 8 चरणों के श्रीकांत जी जब मतदान हो गए उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगा दी गई। अब जो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हुआ उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना, क्या इससे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना नहीं कहलाया जाएगा श्रीकांत जी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। मैं आपको एक मेरी ही लिखी 2 लाइन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। आज का चुनाव एक चीज क्लियर कर रहा है कि राष्ट्रवाद अराजकतावाद का दुश्मन होता है, राष्ट्रवाद अराजकतावाद का दुश्मन होता है। इसलिए हर अराजकवादी जो लोग होते हैं वो राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं और अपनी चरम सीमा तक विरोध करते हैं। अब आता हूं मैं आपके सवाल पर। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोविड जो केसेस लगातार बंगाल में बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार केवल आप टीएमसी या ममता बनर्जी को ही ना ही समझिए। आप बीजेपी या फिर एक तरीके से दूसरे या तीसरे राउंड के बाद तो लेफ्ट और कांग्रेस तो बिल्कुल वो तो मैदान छोड़कर भाग ही चुके थे। लेकिन दोनों मेजर पार्टी जो हैं वो अगर बंगाल में कोविड फैलता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बाहर से सबसे ज्यादा लोग बीजेपी के ही कारण बंगाल में आए, जिन्होंने रैलियों को चुनाव के अलग अलग फील्ड में कवर करवाया, देखा, मैनेज किया, मैनेजिंग की सारी चीजें की। अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता, बड़े नेता, सेंट्रल के मिनिस्टर आए। तो अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं अलग राज्यों से जहां पर संख्या ज्यादा है कोविड की, वहां से वो लोग जा रहे हैं बंगाल में और जाकर वो पूरे चुनाव के दौरान घूम रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो एक बात तो लाजमी कि केवल ममता बनर्जी पर ये ठीकरा फोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी, चुनाव आयोग खास तौर पे, माफ करिएगा आपको रोक रही हूँ श्रीकांत जी, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं, आप बात पूरी करिएगा। लोगों को प्यार भरोसे के लिए धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आ चुका है। नंदीग्राम के रण क्षेत्र को जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी सामने आए हैं जनता के, उन्होंने सीधे तौर पर नंदीग्राम के लोगों का धन्यवाद अदा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोगों को प्यार भरोसे के लिए, मतलब नंदीग्राम की जनता ने जो शुभेंदु अधिकारी को प्यार और भरोसा दिया उसका उन्होंने धन्यवाद दिया है। नंदीग्राम की सारी जनता को शुभेंदु अधिकारी ने धन्यवाद दिया है। जिस तरीके से आपको बताते चले, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम के रण क्षेत्र में रण में हरा दिया है, तो उन्होंने नंदीग्राम की जनता को धन्यवाद दिया है। अधिकारी परिवार का गढ़ है, आपको बताते चले नंदीग्राम, वहां से चुनावी मैदान में उतरे थे शुभेंदु अधिकारी और उनके ठीक सामने खड़ी हुई थी 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने अब आकर के सीधे तौर पर बयान दिया कि लोगों ने, नंदीग्राम के लोगों ने, जनता ने जो मुझे प्यार दिया है और मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उसके लिए मैं नंदीग्राम की जनता का धन्यवाद अदा करता हूँ। श्रीकांत जी, अब अपनी बात पूरी करिए, बड़ी खबर थी, दर्शकों को देना बेहद जरूरी था। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था, चुनाव आयोग भी मुझे लगता है 8 जो फेजेस हुए हैं 8 फेज को लेकर माइनस कर सकता था। मतलब मीडिया ने भी और लगातार तमाम पार्टियों ने भी चुनाव आयोग से इसके को लेकर बात की। मुझे लगता है जो अब बढ़े हुए कोविड के केसेस, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा केवल टीएमसी, चुनाव आयोग या बीजेपी पर डालने की अपेक्षा मुझे लगता है कि इसका जिम्मेदार
तीनों हैं, और इसको लेकर अब, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर अब बंगाल में बढ़ते हुए केसेस को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से दवाइयों से लेकर वैक्सीनेशन को लेकर मुझे लगता है सेंट्रल और स्टेट दोनों को साथ आना चाहिए। अभी जीतने के बाद जिस तरीके से बीजेपी के ऑफिस को जलाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है अब ये चीज दूर होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल मुझे लगता है टीएमसी ने जीत लिया है। बीजेपी जो एफर्ट्स कर सकती थी वो एफर्ट्स कर चुकी है, जितना जीत सकती थी उतना जीत चुकी है, और अब विन विन की सिचुएशन अगर आ गई है तो मुझे लगता है अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां या फिर अपनी खैर खबा को साइड होकर अब बंगाल के बारे में सोचना चाहिए, वो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को भी, और मुझे लगता है कि टीएमसी को भी सोचना चाहिए कि अब बंगाल को किस तरीके से बीमारी से उबारा जाए। जी, बीमारी से बंगाल को उबारा जाए, और बंगाल को किस तरीके से, जिस तरीके से अब आग के हवाले किया जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं बचाने की जरूरत है। हसन जी। जी, मैं कहना चाहूंगा कोविड के लिए तो हमारी पार्टी ने भी लास्ट के 3 चरणों के लिए ये चुनाव आयोग से दरख्वास्त की थी, प्रार्थना की थी कि तीनों चरणों को एक साथ में करा दिया जाए। ये आपके भी नॉलेज में होगा, सारी पार्टियों के भी नॉलेज में है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। पार्टी की तरफ से तो कहा गया था एक ही चरण में करा दीजिएगा, ये लास्ट के 3 चरण एक साथ करा दीजिएगा। तो हमारी पार्टी ने तो लगातार चाहा कि भाई कोविड अगर फैलता है, अब सरकार हमारी पार्टी की बन रही है, तो परेशानी भी हमारी पार्टी को ही वहां उठानी पड़ेगी, उसको मैनेज करने में भी परेशानी होगी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी पार्टी की बनेगी। हसन साहब, मैं एक चीज को समझना चाहती हूँ, और मैं श्रीकांत जी फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ। हसन जी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने अपील की थी चुनाव आयोग से कि 3 चरणों, जो 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं, इसको नहीं कराना चाहिए, चरणों को कम कर देना चाहिए। मुझे चुनाव आयोग का बयान वो ध्यान है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 8 चरणों में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके कम से कम पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें, श्रीकांत जी आपने भी देखा होगा कि पहले चरण से ही लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आई, बम से हमला किया गया, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो, जाने गई वहां लोगों की, आम जनता की भी जाने गई। तो सबसे बड़ा सवाल, इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने ये निर्णय लिया है कि 8 चरणों में मतदान किया जाए। जितने चरणों में मतदान होगा उतनी संख्या में हम लोगों को बांट सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अच्छे तरीके से किया जा सके। श्रीकांत जी। चलिए, हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही है। मेरा मानना है कि अब टीएमसी को इस मुद्दे पर तो बोलना ही नहीं चाहिए कि 8 चरणों में मतदान हुआ कि 5 चरणों में मतदान हुआ। मुझे लगता है कि इनके लिए सबसे बेहतर और बढ़िया चीज ये है कि कुल मिला के 200 सीटों से ज्यादा ये ला रहे हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाकर हम चुनाव आयोग के खिलाफ अपील करेंगे, और वो रिकाउंटिंग की बात कर रही है लगातार। मुझे लगता है कि अब टीएमसी को बंगाल के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि अब सत्ता आपकी थी और सत्ता आप ही के पास रहेगी। अगर कोई ड्रिल सिचुएशन हो गई या ऐसी सिचुएशन हो गई जिसके कारण वहां पर दिक्कतें और पैदा हो गई हैं, मान लीजिए कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप उसका खामियाजा चुनाव आयोग के ऊपर डालकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल के आप अपना साइड नहीं हो सकते। फेस आपको ही करना पड़ेगा, करना आपको ही होगा। दूसरी चीज है कि हेल्थ का जो पूरा मैटर होता है वो राज्य सरकारों के पास होता है, और राज्य और केंद्र के साथ समन्वय की स्थिति होती है, जिसको दोनों मिलाकर चलते हैं तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स को वो दोनों लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ ले, साइडलाइन जाकर खड़ी हो जाए कि बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ किसी और संवैधानिक संस्था के कारण ये प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो मुझे लगता है ये एक सही राजनीति नहीं है और एक सही नजीर पेश नहीं करती है। और इस पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट दोनों को साथ आना चाहिए। फिर मैं वो बात करूंगा, फिर वही बात बोलता हूँ कि टीएमसी जीत के प्रचंड बहुमत आया, मैं ये भी कहता हूँ। बीजेपी भी बहुत बेहतर कर पाई है, सरकार वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर कर पाई है। अब दोनों को साथ आना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ रिवेंज की स्थिति साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो साथ देने का वादा भी कर दिया, विमल जी, साथ देने का वादा प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि ठीक है, वैक्सीन जो भी जरूरत होगी पश्चिम बंगाल को वो हम देंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है बंगाल की जनता के साथ हैं और बंगाल की सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं।
चाहे वो प्रवासी मजदूर के ट्रेन चलाने की बात हो या कोरोना काल में जो भी प्रिकॉशन की चीज़ें हैं, चाहे आप अगर देखा जाए तो लिक्विड गैस की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी हमेशा कोरोना काल में भी अगर आप देखा जाए तो लगभग कितनी बैठकें की हैं, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक किया। भले से ममता बनर्जी उस बैठक में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो है सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया, सारे राज्यों का हाल भी जाना है। और आज आपने ट्वीट भी देखा होगा, उस ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि हम जो है कोरोना से लड़ने के लिए, बंगाल की जनता को कोरोना से बाहर उबारने के लिए हम जो है साथ मिलकर कदम से जो भी चीज़ें होंगी हम उसको करेंगे। ठीक है हसन जी, केंद्र और राज्य के साथ आ जाएंगे अब या फिर मुंह फुला हुआ भी चलता रहेगा? केंद्र के साथ ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि केंद्र को तो की बगैर मदद के राज तो नहीं चलते हैं। नहीं चलते हैं। लेकिन ये होगा कब? ये साथ कब होगा? ये कब देखा जाएगा कि हाँ ठीक है दोनों लोग साथ आ चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये पहल तो केंद्र को ही करना पड़ेगा। तो केंद्र ने कर दी, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ चुका, कैसी बात करें, मैंने वही ना जिक्र किया। श्रीकांत जी भी यही कह रहे हैं कि अब देखिए अब जीत हो चुकी है, रुझानों में आप आगे हैं, अब बंगाल की जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। शपथ ग्रहण समारोह हो, कार्यभार संभाले, और तो जब जिम्मेदारियां आएंगी उसको निभाया भी जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की जनता को फ्री में वैक्सीन मिलेगी? वो भी सेंटर से मांग रहे, मैं आपको बता दूं। जी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ इसका जवाब लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप पूरा समीकरण निकाल के रख रखा है आपने इसके ऊपर। हसन जी मैं बता रहा हूँ, केंद्र से मिलेगा तब देंगे। केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन मिलेगी, राज्य सरकार को 400 रुपए में मिलेगी। हसन जी मैंने इसीलिए कहा, मैं आपसे सवाल करने के बाद श्रीकांत जी के पास जाना चाहती हूँ। बताइए कि किस तरह से मिलेगी। देखिए मैं वही श्रीकांत जी आपसे समझना चाहूंगी, हर राज्य सरकार का अपना हेल्थ बजट होता है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, सभी ने ये कह दिया कि वैक्सीन भले ही 15 मई तक आएगी लेकिन हम फ्री वैक्सीन देंगे। राज्य से उन्होंने कहा कि आप, केंद्र से कहा कि आप दिलवाइए, बाकी 15 मई के बाद जब हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त हो जाएगी हम सभी को फ्री में वैक्सीन देंगे। ममता बनर्जी ने कहा अगर हमें फ्री में वैक्सीन नहीं मिली मैं देशव्यापी आंदोलन करूंगी। उस आज ही का बयान है श्रीकांत जी। उसके बाद प्रधानमंत्री को आकर के ट्वीट करना पड़ा कि हम देखिए वैक्सीन देंगे। 2024 तक मुझे लगता है कि राष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में आप एक इंदिरा इज बैक देखेंगे, इंदिरा गांधी टाइप एक महिला देखेंगे। हाँ। जो बंदोपाध्याय है, ब्राह्मणी है और एक बड़ी नेता है और फाइटर है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप देखेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तमाम विपक्ष इस वक्त ममता बनर्जी के पल्लू के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, ममता बनर्जी के सीधे कतार में खड़े होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ममता बनर्जी ने एक तरीके से मीडिया के सामने आई, उसके बाद आप देखिए 14 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर ये बात कही है, एक प्रेस रिलीज जारी की है कि सेंट्रल को फ्री में वैक्सीनेशन का काम करवाना चाहिए। इसमें समाजवादी है, इसमें बीएसपी भी है, इसमें आरजेडी भी है, इसमें साउथ के तमाम दल भी हैं, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें मतलब सोचिए कि अब विपक्ष को एक साथ बांधने की कोशिश ममता बनर्जी करेंगे और वो धुरी बनाने की कोशिश करेंगी जिसके आसपास इर्द गिर्द पूरा विपक्ष रहे। लेकिन ये सबसे बड़ी मजबूरी इस बात को लेकर आप समझिए कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस खास तौर से क्या ममता बनर्जी की सरपरस्ती में या ममता बनर्जी के पीछे खड़े होकर पूरा चुनाव या 2024 का चुनाव फेस करना चाहेगी? क्या कांग्रेस चाहेगी कि राहुल का चेहरा नहीं ममता का चेहरा हो? आप देखिए सेकंड फेज से, मैं सीधे बात बोलूं, सेकंड फेज से आप देखिए तो एक तरीके से कांग्रेस का पूरा वोट ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट का पूरा वोट ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया और वो दोनों पार्टी सेकंड फेज से मैदान छोड़कर भाग गई। तभी ये लोग 200 सीटों के ऊपर जा रहे हैं और समीकरण ये बताते हैं तकरीबन 37 सीटें ये ऐसी जीत रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, जिसमें ये 1700 से 1600 और बहुत सारी ऐसी सीटें ये जीत रहे हैं जिसमें 200, 250 और 300 सीटों से ये जीत रहे हैं। तो ये समीकरण ये बताता है कि अब कहीं ना कहीं बंगाल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट होगा
आने वाले टाइम में आप देखेंगे और ममता बनर्जी और ज्यादा मुखर रहेंगी और ज्यादा डिमांडिंग स्पीचेस में होंगी। लेकिन खास बात यह है कि ममता बनर्जी 2024 तक बिल्कुल इसी तरीके से फायर रहेंगे और हर एक मुद्दे में केंद्र के खिलाफ जो विपक्ष का बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, उसके शैडो को साइड करेंगे और उस स्पेस को मुझे लगता है कैप्चर करने की कोशिश ममता बनर्जी 2024 तक करना चाहती है। और उसकी शुरुआत भी उन्होंने आज से कर दी। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ हाँ। कि ममता बनर्जी को इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश ना की जाए, को इंदिरा बनाने की कोशिश की जाएगी तो 2024 का नरेंद्र मोदी का आप उनको प्रधानमंत्री का पद थाली में परोस के दे रहे हैं, ये बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल 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 हसन जी जल्दी से जवाब दीजिए, विमल जी उसके बाद आपके पास। हसन जी देखिए, इससे पहले 4 तरह की महामारियां देश में आई हैं जिससे मुझे मालूम है, और उसमें केंद्र ने जो भी सहयोग किया है पूरी तरह से किया है। इस समय इससे पहले पोलियो पे काम चल रहा था, कराता राज्य सरकार है, लेकिन सब कुछ केंद्र के ऑर्डर पर चलता है। तो अगर इसका वैक्सीनेशन भी अगर केंद्र के सहयोग से होगा तो क्या बुराई है अगर दीदी उसकी मांग कर रही है? पोलियो आप बताइए क्या सर? जी हैजा है, चेचक है, ये 3 तरह की महामारियां थी नहीं थी। हसन जी मुझे लगता है जब से मैं इस चर्चा में हसन जी के साथ बैठी हूँ, हसन जी सीधे तौर पर देखा जाए तो कभी ये कह रहे हैं कि देखिए कैंडिडेट आवाज उठाता है तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जब मैंने कहा कि कैंडिडेट ने आवाज नहीं उठाई, मैंने आपको कहा कैंडिडेट का ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लड्डू ज्यादा अगर उसको कहीं लग रहा है उसके साथ गलत हुआ है तो वो मांग कर सकता है चुनाव एक्सेप्ट करना ना करना, ये चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, जो वही मैं कह रही हूँ, जुबान बड़ी फिसल रही है। विमल जी देखिए पल्लवी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है सब राज्यों के साथ हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में दिन प्रतिदिन कोरोना जो है हावी होता जा रहा है, गृह मंत्रालय ने इस पे संज्ञान लिया और दिल्ली में कई जगह कोरोना स्पॉट बनाए गए हैं। कोरोना के जो है कई जगह बेड्स अस्पताल बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मदद कर रहा है और दूसरी चीज़ ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो है फ्री में वैक्सीन दिया जाए, फ्री में वैक्सीन दिया जाए। तो देखिए ये काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट नहीं मैन्युफैक्चर कर रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो अपना डिमांड रख रही है, उनसे बात करें ये लोग। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जीत के खुशी में हसन जी बहुत कुछ बोलते जा रहे हैं, मैं भी उस चीज़ को सुन रहा हूँ। बधाई आपको और पूरी जनता ने आपको प्यार दिया, लेकिन जीत के चलते आप जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुआ है। इसके टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता हैं जीत में इतना मतलब रूबरू हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनको कार्यालय नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, मैं भी 5 दिन के लिए जो है बंगाल चुनाव में गया हुआ था, पार्टी ने मुझे भेजा था 5 दिन के चुनाव में। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं इस तरीके की गतिविधियों से कि उन्हें डर लग रहा है। उन्होंने मेरे से बोला कि विमल जी मेरा भी व्यवस्था दिल्ली में कर दीजिए, मुझे 2 BHK का एक रूम मुझे दिलवा दीजिए कि मैं भी अब जो है कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि मुझे जो है पिछली बार जब वहाँ पे जो जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे कोई मलाई घटक वहाँ पे मंत्री भी थे, वो वहीं उसी जगह पे रहते हैं। वहाँ से उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले ही उन्होंने धमकी दिया था कि अगर तुम बीजेपी ज्वाइन करोगे तो चुनाव होने के बाद तुमको हम बख्शेंगे नहीं, ये वगैरह वो सारी चीज़ें हैं उनके पास प्रूफ के साथ। तो वो कह रहे हैं कि विमल जी हमको दिल्ली शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अभी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को फूंक दिया गया, तो मैं एकदम डरा सहमा हूँ। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं वो बहुत डरे सहमे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा आर्या न्यूज़ के जरिए जो भी वरिष्ठ नेता टीएमसी के जो भी वरिष्ठ नेता इस न्यूज़ को देख रहे हैं, और मैं हसन जी से भी कहूँगा कि आप अपने जो सुप्रीमो हैं उनके सामने बात रखिए। हमारे कार्यकर्ता है, देखिए जीत हार तो होती रहती है, ये तो पहलू है जीत या हार का। तो इसमें जो है मतलब कोई चीज़ें दिल पे नहीं लेनी चाहिए।
और जिस तरीके की अगर घटना हो रही है तो ममता बनर्जी को भी सामने आना चाहिए और उस पर जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। जिसने इस तरीके की अगर घटना को अंजाम दिया है लेकिन उसके आपके ऊपर मित्र जो है कार्रवाई विमल की जी जाए। लग रहा है दिल पे ले लिया, 2 BHK का फ्लैट भी दिल्ली में लेने जा रहे हैं। हसन जी जवाब दीजिए। देखिएगा, ये जो इस तरह के जो हम लोग की जो खबरें जो आ रही हैं, इसके लिए तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। ये कौन लोग हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये कैसे कह सकते हैं ये टीएमसी के लोग हैं। हमें तो ये लग रहा है कि ये बीजेपी के ही लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बाहरी और मुकामी। तो ये तो जांच का विषय है चुनाव। देखिए, ये बार बार जो बाहरी और अंदर किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान के अंदर ही बंगाल एक राज्य है और कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस तरीके से जो है जो बोला जा रहा है बार बार बाहरी वर्सेस अंदर, ये बहुत गलत बात है। इसमें जो है इनको माफी मांगनी चाहिए, टीएमसी के जो नेता बैठे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आ चुका है। विमल जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को जीत दिला पाएंगे। लेकिन बीजेपी की हार कहीं ना कहीं जो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, तो उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान अब सामने आ चुका है। आपको बताते चले, सबसे पहले राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी थी ममता बनर्जी को। उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने भी ममता बनर्जी को बधाई दी और पश्चिम बंगाल की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। और उसके बाद आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश की प्रगति के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी, ये कहना था देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और उसके बाद अब विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आ चुका है। एक तरफ उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का हर संभव सहयोग भी करेंगे ताकि प्रदेश में की प्रगति हो सके, प्रदेश विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो सके, उसको लेकर के हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर संभव मदद की जाएगी, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। हसन जी, आप कह रहे थे कि मदद करनी चाहिए केंद्र को, लीजिए ताबड़तोड़ एक के बाद एक बयान सामने आते जा रहे हैं। मैं पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और जीत हार के बाद जो सत्ता में जो लोग आते हैं उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं और वो जिम्मेदारी हमारी पार्टी निभाएगी। हसन जी, आपने कहा क्योंकि बड़ी खबर आने से पहले विमल जी अपनी बात को पूरा कर रहे थे, तो उससे पहले आपने कहा था कि क्या प्रूफ क्या है कि वहां पर जो आगजनी हो रही है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है। मैं एक सवाल का बस जवाब चाहती हूँ, उसके बाद विमल जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। ममता बनर्जी को खुद सामने आना पड़ा। ममता बनर्जी ने आकर के कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि विजय जुलूस ना निकाला जाए किसी तरीके का, कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि किसी तरीके का आप जश्न ना मनाएं, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा था। ये बयान ममता बनर्जी का 2 घंटे बाद आया और उस टाइम तक बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले विदाउट मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर पालन ही वहां पर नहीं हुआ। अब उसका जिम्मेदार कौन? वो कार्यकर्ता थे तो मानते हैं। पल्लवी जी, देखिए, पूरे इलेक्शन में कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं मास्क का कहीं हुआ ही नहीं। और जब दीदी को ये खबर पहुंची होगी, विजय जुलूस तो नहीं निकालना चाहिए, ये तो पहले ही चुनाव आयोग ने भी डिक्लेयर कर रखा है, गाइडलाइन में है ही नहीं, और तो कार्यकर्ताओं को तो रोकना होगा। तो उन्होंने बेहतर काम किया कि कार्यकर्ताओं को उनसे अपील करके कि जुलूस ना निकाला जाए। मेरा सवाल क्या था? विमल जी जवाब दीजिए जरा सा। आप मेरे हर सवाल से हसन जी आप बच रहे हैं, मैंने ये चीज देखी है। देखिए पल्लवी जी, पुंडुचेरी में और असम में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुआ है, लेकिन आप एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जुलूस निकाले हों या विजय उत्सव मना रहे हों। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने हर स्टेट का जो भी हमारा फेसबुक पेज है और जो भी हमारा यूट्यूब चैनल, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष ने हर प्रदेश के आप देखेंगी वेरीफाइड हमारे अकाउंट से डाला गया है कि आप जो है अगर विजय उत्सव मनाना है आप अपने घर में मनाइए, और घर में भी मनाइए तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाइए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बोल रहे हैं बार बार प्रूफ क्या है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ। जिस समय
चुनाव हुआ था बंगाल में, जिस समय चुनाव हुआ था, मैं नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है साफ मार दिया गया था और टीएमसी के कई सारे कार्यकर्ता उसमें शामिल भी थे और वीडियो भी वायरल हुआ था। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपना शरण लिए थे। वो डर गए थे, काफी डरे हुए थे। और मैं एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं पल्लवी जी, मैं जो है 6 दिन बंगाल रह के आया हूं, वहां पे अगर देखा जाए तो हर चौराहे को ममता बनर्जी जी का जो पार्टी का कलर है उससे रंग दिया गया है। हर जो है वो अगर देखा जाए हर जो ओवरब्रिज है उसको भी रंग दिया गया है। एक एक घर को कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद सीधा श्रीकांत जी आपके पास। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है, हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी आपको और आपके ये श्रीकांत जी सीधा आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से ममता टीएमसी के जीत का ऐलान हुआ और उसके बाद लगातार खबरें ऐसी सामने आई कि, और आपने भी खैर कहा, अभी हसन जी से भी कहा, विमल जी से भी कहा कि हमें अब बंगाल की जनता की तरफ ध्यान देना, लेकिन तस्वीरें श्रीकांत जी वैसी सामने निकल कर नहीं आ पा रही हैं। आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मारा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी वही अपील कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए कि बंगाल की जनता की कहीं ना कहीं सुरक्षा करनी चाहिए। श्रीकांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे सामने एक ट्वीट है और ये सेंट्रल के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। इनका ट्वीट ये है कि यदि हम कांग्रेसी मोदी की हार में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे, मतलब लबोलुबा बता रहा हूँ इंग्लिश का ये, तो हम अपनी हार पर आत्ममंथन कब और कैसे करेंगे, और हम एक नहीं होंगे तो मोदी हमें फिर हराएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। एक तरीके का व्यंग था, मुझे लगता है कि टीएमसी वाले समझ गए होंगे मित्र। अच्छा, बहरहाल देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखिए कि टीएमसी रिवेंज की पॉलिटिक्स लगातार खेलती रहती है, और पूरे बंगाल को आप लें तो बंगाल में वही पौधा, वो टीएमसी के दो फूल और दो वो जो लीव्स हैं, वो जब ही जन्मे, जब उसमें रक्त गया, और रक्त किसका गया? टीएमसी के तमाम समर्थक नेताओं का, जिन्होंने लेफ्ट पार्टी के साथ संघर्ष किया और अपने आप को एस्टैब्लिश किया, खून मांगा, वो दिया। और मुझे लगता है कि बीजेपी के कमल को अभी उतना खून बेहतर तरीके से नहीं मिला है। किसी और राज्य में खून की, या फिर आप कह सकते हैं ब्लडी पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये वर्ष जो है, मुझे लगता है कि इस देश ने और पूरे विश्व ने कोविड के कारण हजारों लाखों लोगों को खोया है, और अब बंगाल की तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बंगाल के ऊपर लगे हुए छप्पे को, या बंगाल के ऊपर उठती हुई तमाम उंगलियों को नीचे झुकाए और अब बेहतर पॉलिटिक्स करे। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद आप विरोधी दल के लोगों को मारे, उनके समर्थकों को पीटे, लगातार राजनीतिक हिंसाएं करें, और यहाँ तक कि मैं देख रहा हूं कि उनकी पार्टी के दफ्तर, ऑफिस को जलाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये बेहतर, हम मतलब ये क्या ये संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र में ये बेहतर तस्वीर है, ये अच्छी तस्वीर है? मुझे लगता है कि टीएमसी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा दल है, उसकी सत्ता है, दूसरों से ऊपर जा रही है, और लगातार ये हैट्रिक है जो ममता बनर्जी लगा रही है। मुझे लगता है कि अब जो भी आपके साथ टीएमसी के नेता हैं, इनको अपने ऊपर के नेताओं को और सभी लोगों को ये बोलना चाहिए कि ये सभी लोग साथ आए और कम से कम राजनीतिक हिंसाओं पर तो एक मत हो जाए। तभी मुझे लगता है कि बेहतर सोनार बांग्ला को लेकर, एक बेहतर बंगाल को लेकर बात हो पाएगी और बंगाल बेहतर हो पाएगा। जी पल्लवी जी।
श्रीकांत जी, 2011 के पहले की बात करें तो वहां पर लेफ्ट का शासन था। लेफ्ट के बारे में ऐसा बोला जाता था कि कोई लेफ्ट का किला तो ढहा ही नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी जड़ें पश्चिम बंगाल में मजबूत की हैं, उसे हिलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन 3 सीटों के बाद 75 सीट्स 75 सीटें अभी फिलहाल बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको, किला थोड़ा बहुत तो मजबूत किया, जमीनी पकड़ जो थी कम से कम बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मजबूत की है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, राजनीति में कहावत है कि पहला चुनाव देखने के लिए, दूसरा लड़ने के लिए और तीसरा जीतने के लिए जो है पार्टीज आती हैं। पहला 2016 में एक तरीके से बीजेपी की इकाई ने जानबूझकर टीएमसी को वॉकओवर दे दिया था, क्योंकि एक सामंजस्य की स्थिति टीएमसी और बीजेपी की सेंटर के जो लोग हैं, बड़े नेता, उनमें बन गई थी कि टीएमसी एक तरीके से राज्यसभा में बीजेपी के तमाम जो बिल्स आएंगे उस पर वॉकओवर कर लेगी या एक तरीके से समर्थन कर देगी और मतलब एक तरीके से बीजेपी के सहयोग में रहेगी। लेकिन 2016 में मुझे लगता है कि बीजेपी 50 सीटों के आसपास आ सकती थी, 40 से 50, क्योंकि उस वक्त एक तरीके से मोदी का एक अनफेस लहर थी, यानी कि वो कहीं से डेंट नहीं हुआ था। आप 2021 का इलेक्शन देखिए, उसके बीच 2017 का, 2019 का और 2021 का इलेक्शन देखिए, तो आपको पता चलता है कि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनकर वहां उभर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो स्पेस लेफ्ट और कांग्रेस के हटने के बाद आता है, वहां बीजेपी बैठ रहा है। बीजेपी इसी तरीके से लगातार 5 साल सड़क से लेकर संसद और राइटर्स बिल्डिंग से लगातार अगर ममता के विरोध में, ममता की नीति और नीयत के विरोध में जमीनी लड़ाई अगर बीजेपी लड़ती है, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, अब 5 साल बाद, 6 साल बाद, बीजेपी इससे बेहतर स्थिति में हो सकती है और जमीन पर काम करती है। और बाहरी बनाम जो बंगाल के लोग हैं, उस मुद्दे को अगर वो कहीं माइनस कर पाते हो, खास तौर से बीजेपी वहां पर राज्य इकाई की कोई लीडरशिप, कोई फेस निकल कर आता है जो वहां के पूरे राजनीतिक सिनेरियो को अगर बदल देता है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत बेहतर होगा। और हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में कि घना घना मुट्ठी भर और कभी वो भी मना। तो मेरा मानना है कि जो मुट्ठी भर चने आप बीजेपी के हाथ में आए हैं, यानी कि 75 और 80 सीटों के आसपास का जो आंकड़ा आया है, इसे सरमाथे लेना चाहिए और सबसे पहले सेंटर से लेकर स्टेट लीडरशिप चाहिए कि हार कहाँ हुई, समय की कमी है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। अगर टीएमसी कह रही है कि खेला हो गया है नंदीग्राम में, बीजेपी ने जिस तरीके से शिकस्त दे दी है, शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से शिकस्त दे दी है ममता बनर्जी को, लेकिन असली खेला क्या आपको नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो गया? बिहार का जो इतिहास था वो दोहराने की कोशिश उन्होंने पश्चिम बंगाल में की, लेकिन खेला हो गया। श्रीकांत जी। अच्छा, हाँ, देखिए ना, ओवैसी फैक्टर काम आया, ना फुरफुरे फैक्टर काम आया और ना कोई और फैक्टर काम आया बीजेपी को। मैं एक और चीज खास बता दूं, देखिए, जब किसी भी छत्रप यानी कि किसी राज्य इकाई में बीजेपी जब स्टेट टू स्टेट यानी कि किसी और पार्टी से भिड़ रही होती है और खास तौर से वो छत्रप होती है, क्षेत्रीय पार्टी होती है, तो बीजेपी का हारना लगभग तय होता है। और जब किसी भी इलेक्शन में, किसी भी राज्य इलेक्शन में 3 मेजर स्टेक होते हैं, यानी कि 3 ट्रायंगल बनता होता है, बीजेपी, कांग्रेस या 2 क्षेत्रीय दल होते हैं, तो बीजेपी उन दोनों के बीच से चुनाव निकाल कर ले जाती है। आप 2013 से लेकर 2021 तक का सारा डाटा देख लीजिए। दूसरी सबसे खास बात यह है कि दिल्ली में जो पीछे वोट था, यानी कि एक तरीके से धर्म विशेष का वोट लगातार किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करता है, वो देखता है कि बीजेपी किस तरीके से हराया जाए, किस तरीके से बीजेपी को हराने वाला फैक्टर कौन सा है। आपने दिल्ली में देखा कि कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को जाता है। ओखला का एक ऐसा विधायक जिसको कोई जानता नहीं है, वो 70-80 हजार वोटों से जीतता है। दिल्ली गेट का एक ऐसा विधायक जो 2 बार हार चुका था, शोएब इकबाल, वो आम आदमी में आता है, वो प्रचंड जीत लेता है। यानी कि मुस्लिम समुदाय खास तौर से
बीजेपी को हराने के लिए वोट देता, और बीजेपी को अब मुगालते में नहीं रहना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और ये मुस्लिम है मुझे वोट देंगे। और ये बहुत कटु सत्य है, की तरह रेत में सर धंसाकर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान यही है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसीलिए कम से कम उनका जो वोट बैंक है जिनके बारे में वो बात करती है, या फिर हिंदुत्व का एक कंस्ट्रक्टिव वोट बैंक है, तो वो बचा ले। अगर वो नहीं बचाएगा तो 97% हिंदू बाहुल्य सीटों में भी बीजेपी हार रही है, 90% में भी हार रही है, और जहां मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो रहा है वहां बीजेपी सीट निकाल रही है। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि एक मेजर स्टेक को अगर आप साइडलाइन करेंगे और अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे पीस प्राइज के लिए कि आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, पीस प्राइज मिल जाए और आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता हो जाए, भूल जाते हैं कि आप वही जिसको लोग हिंदू समय की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर आपको बताते चलें, सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी का शासन फिर से हो चुका है, ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगा ली है, तो वहीं असम पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी आ चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकारें तो बन चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। राजकीय रण क्षेत्र में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। संस्कृति, सभ्यता और सियासत, देश की हर धड़कन पर हमारी नजर। आर्या न्यूज, खबर पक्की। संस्कृति, सभ्यता